उस शाम मैं अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। वहां जाने की अब पहले किसी ललक मुझमें नहीं रही थी। उन लोगों का स्वागत भी अपेक्षाकृत ठंडा था। मुझे लगा यह संबंध अब बहुत दिनों तक ढोया नहीं जा सकेगा। जया हस्ब मालूम अपने कमरे में थी। साड़ी का पैकेट उसकी गोद में रखते हुए कहा, जन्मदिन की एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ओह दीदी, उसने कहा और उसकी आंखें छलछलाईं। यहाँ घर पर तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को ऐसी छोटी सी बात का होश ही नहीं है। पर मैं जानती थी आप नहीं भूलेंगी, इसीलिए कॉलेज नहीं आई। बहुत मेहरबानी। आप यह सब क्यों लाई हैं? आपका तो आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आपके इस स्नेह ऋण से तो मैं कभी उबर ही न पाऊंगी। धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ चुकी, अब जरा खुलकर भी देख लो। उसने कांपते हाथों से पैकेट खोला और विस्मय विमुग्ध होकर देखती रही। कुछ देर तक तो साड़ी को गोद में रखकर उसकी मुलायम सतह पर हाथ फेरती रही, फिर उसे गालों से लगाकर उसकी रेशमी छुअन को अपने भीतर समोती रही। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। लग रहा था जैसे वह बरसों बाद किसी अपने से मिली हो। कुछ देर तक वह कमरे में मेरी उपस्थिति को ही भूल गई थी। सुनो जया, कल तुम यह साड़ी पहनकर कॉलेज आओगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वैराग्य पर अब समाप्त करना ही पड़ेगा। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही और एकदम बिलख पड़ी। दीदी, मरने वाला अपने साथ मेरे पहनने ओढ़ने का सुख भी ले गया। अब यह साड़ी मेरे किसी काम की नहीं है। और वह भरभरा कर रो पड़ी। पति के मृत्यु के 2.5 महीने बाद जया का बात टूटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना कैसे दूं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके दुख की जात क्या है। मैं सिर्फ उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने उसे चुप कराने का भी प्रयास नहीं किया। इतने दिनों से संचित बात का बह जाना ही ठीक था। बहुत देर तक रो लेने के बाद वह कुछ हल्की हो आई। बड़े ही तरस सुर में उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं दीदी, तो एक सफेद चिकन की साड़ी लाकर दे दीजिए। खुद जाकर खरीदने का साहस मुझमें नहीं है। तो तुम अब सफेद साड़ी भी पहनोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल टिनोपाल व्हाइट साड़ी। उसे पहनकर औरत देवी लगती है। उसे देखकर दया भी उपजती है और श्रद्धा भी। मैंने ध्यान से सुना। उसकी बातों में वह पुरानी जया फिर से झांकने लगी थी। शायद जी भर रो लेने से मन पर पड़ी उदासी की परत धुल गई थी। मैंने भी फिर उसी मूड में उत्तर दिया, खबरदार जो कॉलेज में सफेद साड़ी पहनकर आई, मैं गेट के भीतर कदम नहीं रखने दूंगी। कॉलेज की नहीं दीदी, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। वहां तो सफेद साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। अगर असहाय निराश्रित विधवा का रूप नहीं धरूंगी तो जज साहब पसजेंगे कैसे? कितनी आसानी से बेतकल्लुफी से वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। उसके माथे पर सिकन तक नहीं आई। मुझे भी तिसड़ा सी होने लगी। मेरा मन काट हुआ आया। तो मैंने जो सुना है वह सब सच था क्या? इसीलिए यह नाटक हो रहा था? नहीं दीदी, अब तक जो हुआ वह लोकाचार था। नाटक तो मैं अब करूंगी, आप देखती जाइए। जया, हाउ कैन यू? गुस्से के मारे मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल सके थे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि जिसके सुख दुख में मैंने कभी हिस्सा नहीं बटाया, उसकी संपत्ति में हिस्सा क्यों मांग रही हूँ? जिसका नाम कभी मैंने अपने नाम के साथ नहीं जुड़ने दिया, उसके वारिस की लिस्ट में नाम क्यों लिखवा रही हूँ? आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जरा से रुपयों के लिए तुम अपने आत्मसम्मान को ताक पर क्यों रख रही हो? क्या आप सोचते हैं मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? तो किसकी मर्जी से कर रही हो? और मर्जी किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? करने वाली तो तुम हो। मजबूरी है दीदी। कभी कभी मनुष्य को ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसके लिए मन गवाही नहीं देता। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि इस मन से परे भी एक दुनिया है जिसमें माँ है, भाई भतीजे हैं, भाभियां हैं। वे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि समय के साथ चलना सीखो। अम्मा कहती हैं कि तुम्हें भाइयों के पास ही रहना है, तो उनकी होकर रहो, उनके मन की करो। और भाई कहते हैं, दीदी कितना आदर्श परिवार था हमारा। लोग घर की बहू बेटियों के सामने हमारे घर की मिसाल रखते थे
कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, पर हमारे यहाँ कभी चकचक नहीं हुई। सास बहू, ननद भौजाई, देवर जिठानी, इनके बीच कभी तकरार नहीं हुई। बहुत अमीर तो हम कभी भी नहीं थे, पर दाल रोटी आराम से चल जाती थी और सब उसमें खुश भी थे। पर इधर कुछ दिनों से असंतोष का लावा सा फूट पड़ा है। पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं एकदम सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। बड़ी भाभी दिन रात बिसूरती रहती हैं कि पैसों के अभाव में महिमा की शादी अच्छी जगह नहीं हो सकी। अब कम से कम अड़िमा के लिए ही अच्छा घर बर जुट जाता। छोटी भाभी कहती हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो मयूर शायद आत्महत्या ही कर लेगा, पर भैया के पास कंपटीशन फी के पैसे कहाँ हैं। छोटे भैया का इस दड़बे में दम घुट रहा है और वे शहर के बाहर एक अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि पैसे का सुविधा हो जाए तो वे इस घर की ही काया पलट कर देंगे, और इन सब कामों के लिए तुम्हें बरेली वालों का रुपया चाहिए, यही ना? हाँ। और भैया कहते हैं तुम किसी से भीख नहीं मांग रही हो, यह तुम्हारा कानूनी हक है। आखिर तुमने 20 साल तक तपस्या की है। एक तपस्या की बात तुम्हारे गले से उतरती है? न उतरे तो उपाय क्या है? आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। तुम इतनी निरुपाय तो नहीं हो जया, अच्छी खासी नौकरी करती हो। नौकरी सिर्फ रोटी देती है दीदी, पर हिंदुस्तानी औरत को एक सुरक्षित छत चाहिए, फिर चाहे वह पिता की हो अथवा भाई की, पति की हो अथवा बेटे की। इसीलिए तो इस लड़ाई में अम्मा भी मेरे साथ नहीं है। इस चौथेपन में वे बेटों से बिगाड़ नहीं कर सकती। आखिर वे ही तो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मेरा क्या, मैं तो महज एक लड़की हूँ जो जन्म लेते ही परिवार पर भार बन जाती है। आई एम सॉरी जया, मैंने उठते हुए कहा। तुम्हारी परेशानियों को तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। मैं तो यूं ही कुछ न कुछ कहती रहती हूँ, मेरे भाषण का बुरा मत मानना। वह मुझे छोड़ने नीचे तक आई, पर हम दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। बैठक से गुजरते हुए देखा घर के लगभग सभी सदस्य वहां उपस्थित हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है। जया, जरा इन लोगों की हिमाकत तो देखो, बड़े भैया ने एक कागज नचाते हुए कहा। क्या हुआ? अरे वे लोग तुम्हारी शादी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदू विवाह के नियम के अनुसार फेरों के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। जयमाला कोई वैदिक विधान नहीं है, यह तो मात्र एक परंपरा है। मैं 10 गवाह खड़े कर दूंगा कि फेरे हुए थे, छोटे भैया ने जोश में कहा। तो क्या वे लोग 100 गवाह नहीं ला सकते? आखिर 5 लाख का मामला है। जया की इस व्यंग्योक्त पर छोटे भैया चकित होकर उसे देखते रह गए। तुम्हारी सास के मरने पर अपने यहाँ चिट्ठी आई थी, पिताजी की पुरानी फाइलों में वह अब भी मिल जाएगी। हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई संबंध नहीं था तो हमें सूचना क्यों भेजी गई? बड़े भैया की दलील बड़ी जोरदार थी, पर जया के पास भी नहले पर दहला था। अगर वे सचमुच मेरी सास थीं तो मैं उस समय बरेली गई क्यों नहीं? सास के बाद मेरे ससुर भी शांत हुए थे, उनकी खबर क्यों नहीं आई? उनके बेटे के बारे में भी हमें तीसरी जगह से पता चला, उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? यही तो जालसाजी है। इस पॉइंट पर ही हम उन्हें धर लेंगे। और अगर वे पूछें मैं अब तक मिस वाजपेयी क्यों हूं, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा सर्विस रिकॉर्ड, जीपीएफ, बैंक अकाउंट सब तो इसी नाम से है। अरे तू तो जिरा पर उतर आई है। बड़े भैया एकदम गुस्सा गए। जिरा कर भी रही है तो किसकी तरफ से, यह तो देखो। मैं अपनी ओर से जिरह कर रही हूँ छोटे भैया, जया ने आवेश में भरकर कहा। 39 साल की हो गई हूं मैं, कभी तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ यही कि बस बहुत हो चुका, अब मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसे और क्या नाम दूं? मेरे लिए सारे निर्णय आप लोग ही लेते रहे हैं। कभी मुझसे पूछा होता कि मेरी क्या मंशा है? आप लोगों की हठधर्मी ने मुझे मेरी ससुराल नहीं जाने दिया। वहीं सुख दुख में जैसे भी होता मैं जी ही लेती। इसका ज्ञान तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है। वहां रहती तो यह आज की समस्या तो न उठती। उस समय आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि इतनी पहाड़ सी जिंदगी में कैसे काटूंगी। बाबूजी की जिद ने मुझे दूसरी शादी नहीं करने दी, नहीं तो आज मैं कहीं अपनी छोटी सी गृहस्थी लेकर चैन से जी रही होती।
अब आप फिर मेरा तमाशा बनाने पर तुले हैं। अब आप सबूत जुटाएंगे और कोर्ट दर कोर्ट साबित करते फिरेंगे कि मैं सचमुच मरने वाली की ब्याहता पत्नी हूँ। जिस गज से इस देश में दीवानी मुकदमे चलते हैं, उससे जाहिर है इसमें सालों लग जाएंगे। तब तक मेरा वजूद क्या होगा, बताइए तो। मैं कुंवारी हूं या विवाहिता, विधवा हूं या परित्यक्ता। सबको जैसे काठ मार गया था। कमरे में इतने लोग थे, पर जाके स्वर की धार ने सबको गूंगा कर दिया था। बड़े भैया, उसने अश्रु विगलित कंठ से कहा, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप चाहे तो मेरी सारी पेंशन, जीपीएफ, सीपीएफ अपने नाम लिखवा लीजिए, पर मुझसे ऐसा कोई काम न करवाइए कि मैं अपने ही नजरों में गिर जाऊं। मुझ पर इतनी मेहरबानी जरूर कीजिए। चलिए दीदी, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तो मुझे होश आया और शर्म भी। उस पारिवारिक ड्रामे की मूक दर्शक बनी मैं अब तक वहां खड़ी थी। सारी जया, मैंने बाहर निकलते हुए कहा, मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। भाभी लोग पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे मालूम है वे क्या सोच रही हैं, और उनका सोचना भी बिल्कुल ठीक है। आज आप साथ थी इसलिए मैं इतना खुलकर बोल सकी, नहीं तो फिर से उठ सी लेती और अपने में ही घुलती रहती। और फिर एकाएक तरल स्वर में बोली, दीदी अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप पर भरोसा कर सकती हूँ ना, निराश तो नहीं करेंगी। जया, मैंने उसका कंधा छूकर कहा, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं थे। तुम ही उधर का रास्ता भूल गई थी। रास्ता भूल गई थी, आपको नहीं भूल सकती। आपसे बढ़कर मेरा अपना है ही कौन। आप ही ने तो मेरे जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। औरों के तो चेहरे भी इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं। इतनी ज्यादा भावुकता मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठते हुए सहज ढंग से पूछ लिया, तो फिर कॉलेज आ रही हो ना? बिल्कुल आ रही हूँ, और आपकी दी हुई साड़ी भी पहन कर आ रही हूँ। जनता से कहिए जरा होशियार रहे, उसने अपने बेलौस अंदाज में कहा। मेरी शाम सार्थक हो गई थी। मालती जोशी जी की कहानी मोरी रंग दी चुनरिया आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।